हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्षेत्र कार्य जनरल से संबंधित। और ये वीडियो बीएसडब्ल्यू सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना इसको, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो मैं क्षेत्र कार्य जनरल बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डाल देना चाहता हूँ कि समाज कार्य चीज़ होती क्या है। आप ध्यान रखना कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। पहली पॉइंट, इस तरीके से आप पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आप व्यावसायिक सेवा में इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक ज्ञान होता है, तकनीकी होती है उसकी प्रविधि यानी मेथड की, उसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, दार्शनिक जो मूल्य होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और व्यावसायिक सेवा का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है वो एक विषय के रूप में होना चाहिए, तभी वो एक सही तरीके से समाज कार्य कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि समाज कार्य में पहले समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन किया जाता है, ध्यान देना। तत्पश्चात निदानात्मक मूल्यांकन करके, यानी उसका डायग्नोसिस करके, उसका ऑब्जर्वेशन करके, इवैल्यूएशन करके, फिर उसके समस्याओं को, व्यक्ति को प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रियाओं के मार्ग में अवरोध जो उत्पन्न कर सकती है, उन अवरोधों को और उन समस्याओं को उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। समाज कार्य का जो संबंध होता है केवल समस्याग्रस्त व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय को अपनी मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करने से होती है। और इसमें समस्याग्रस्त व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदायों में समस्याओं के समाधान हेतु आत्म सहायता करने की जो क्षमता होती है वो विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ समाज कार्य के कुछ क्षेत्रों के बारे में, तो इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं। हम कई जगह पे, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन भी करते हैं, कहते हैं सर इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, किस किस एरिया में हम काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देना, या तो आप नोट कर लो इसे। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि समाज कार्य का विषय क्षेत्र क्या है, तो आप नोट डाउन करते रहिए। देख, तो आप बाल विकास के क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं, या इसका जो एरिया है सामाजिक कार्यकर्ता का, एक वो जा सकता है बाल विकास के क्षेत्र में, दूसरा जा सकता है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, तीसरा जा सकता है आपका विद्यालय के क्षेत्र में, चौथा जा सकता है आपका युवा कल्याण के क्षेत्र में, वृद्धों के कल्याण के क्षेत्र में जा सकता है, श्रम कल्याण के क्षेत्र में जा सकता है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु के लिए उनके भी क्षेत्र में जा सकता है ये सामाजिक कार्यकर्ता। और चिकित्सकीय क्षेत्र में और मनोचिकित्सकीय क्षेत्र में समाज कार्य का बहुत ही अहम योगदान होता है, ये चीज़ भी याद रखना आप लोग। उसी के भी क्षेत्र में जा सकता है। और ग्रामीण सेवा के क्षेत्र में जा सकता है, यानी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जा सकता है। और सामाजिक प्रतिक्रिया के अपराधी में जो भी सुधार करना है उस अपराधों के क्षेत्र में भी जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि सामाजिक जो भी प्रतिरक्षा होगी एवं अपराधी सुरक्षा जो भी होगा उसके फील्डों में ये कार्य कर सकता है सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है, सामाजिक नीतियां और नियोजन तथा विकास के भी क्षेत्र में यह काम कर सकता है सामाजिक कार्यकर्ता। कानूनी सहायता में भी वर्क कर सकता है, पर्यावरण को संतुलन बनाने में भी इसका बहुत अहम योगदान होता है, ये भी चीज़ें याद रखना। मानव अधिकारों का संरक्षण एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन भी देता है सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं सीधा क्षेत्र कार्य जनरल पर। ये वीडियो जो है क्षेत्र कार्य जनरल बीएसडब्ल्यू द्वितीय वर्ष के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और कुछ कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर BSWL003 का भी मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते चलना। देखिए, कुछ इसकी विषय सूची है कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है एक क्षेत्र कार्य जनरल में BSW सेकेंड ईयर की। जैसे परिचय देखने को मिलेगा, क्षेत्र कार्य घटक मिलेगा, सत्र पूर्व स्व मूल्यांकन फॉर्म मिलेगा, आगमन बैठक मिलेगा, अनुकूलन दौरा मिलेगा, समवर्ती दौरा मिलेगा, और केस वर्क मिलेगा। आपको यह चीज़ें याद रखना, एक केस वर्क होता है और एक होता है आपका व्यक्तिक सम्मेलन। तो इन दोनों चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। और एक समूह कार्य का सत्र होगा और एक समूह सम्मेलन का रिपोर्ट हो गया, ठीक है।
और फिर उसके बाद आएगा विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन की रिपोर्ट होगी। फिर द्वितीय वर्ष के जो भी क्षेत्र कार्य हुए होंगे उनको संक्षिप्त में आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यही कंटेंट आप लोग लिख सकते हैं। और हाँ, याद रखना दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम में है। कल जो आएगी वीडियो इसी का सेकेंडरी में आएगी, वो आएगी आपको इंग्लिश मीडियम में। पहली गतिविधि जो होती है दोस्तों, फर्स्ट, वो होगा सत्र एवं पूर्व स्व मूल्यांकन फॉर्म। आप लोगों को बता दूं कि जब आप पहली गतिविधि के बाद खोलोगे, पेज ओपन करोगे, तो उसमें कुछ क्षेत्र कार्य के बारे में आपको मूल्यांकन करने के लिए एक फॉर्म दिया रहेगा। जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन होंगे और 4, 2, 3 ऑप्शन होंगे, आपको उस पर टिक करने होंगे। लाइक मैं एक बताता हूँ आपको। जैसे में दोस्तों क्वेश्चन होगा कि जिस एजेंसी के साथ आप कार्य कर रहे हैं, क्या उसका रजिस्ट्रेशन है? यदि है तो किस एक्ट के तहत है? ऑप्शन आपका एक होगा यदि हाँ तो कौन सा एक्ट है, और आपके पास ऑप्शन बी होगा नहीं अगर है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है वो एनजीओ तो आप नहीं पे लगाएंगे। इस टाइप से आपको कई एरिया में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्ञान के एरिया में मिल जाएगा आपको, अनुकूलन के एरिया में मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं, कौशल के क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो कुल टोटली मिला जुला के दोस्तों आपको समथिंग 100 के रूप में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद आपकी एक्टिविटी सेकंड आती है आगमन बैठक, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स मीटिंग। और आगमन बैठक में आप क्या चीज़ें मेंशन करेंगे, ये चीज़ें आप ध्यान से सुनते जाइए और कॉपी पेन साथ में रखिए, आप उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ साथ। देखिए दोस्तों, आगमन बैठक में आप जिस तरीके से BSW के जो सेकेंड ईयर, देखो पहले चीज़ तो ये आप कुछ उद्देश्य उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कि देखो स्टार्टर जो होता है आगमन बैठक का मतलब होता है कि आपको स्टडी सेंटर पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन किया जाता है। तो सबसे पहले आप आगमन बैठक में एक पैराग्राफ में आप BSW सेकेंड ईयर का उद्देश्य लिख सकते हैं। लाइक जिसे सामाजिक वास्तविकताओं को निरीक्षण करता है और उसको विश्लेषण करता है, और वो विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है उसको विकसित करता है। ये तो आप पहले पॉइंट में इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप पैरा में लिख सकते हैं कि विभिन्न लक्षित समूहों के लिए आवश्यकताओं एवं समस्याओं और कार्यक्रमों की जो समझ होती है उसको विकसित करने के लिए। आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि विभिन्न वातावरण में सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं को समझने की विकसित करना, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं, या पैरा में लिख सकते हैं कि व्यक्ति, परिवार, समूह, विशेषकर सामाजिक सहयोग प्रणाली के साथ काम करने की जो प्रतिक्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसके संबंधित अनुकूलन कौशल को आप विकास कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं आप। इसमें रिपोर्ट लेखन, निरीक्षण एवं क्षमता विकसित करना और साक्षात्कार करने के लिए भी तैयार किया जाता है। तो ये चीज़ें उद्देश्य लिखने के बाद आप सीधा पॉइंट पे आ जाइए कि अनुकूलन दौरा में क्या बताया गया, यानी आप कह सकते हो कि ओरिएंटेशन विजिट में क्या कहा गया, ठीक है। तो ओरिएंटेशन जो होती है दोस्तों उसी को बोला जाता है परिचयात्मक या पूर्वाभिमुखीकरण का दौरा भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो आप आगमन बैठक में एक इसमें भी एक पैरा में लिख सकते हैं आप कि प्रथम वर्ष में आप जिस तरीके से आप बताया गया होगा कि पहले वो भी चीज़ बता देना कि देखो ज़रूरी ये नहीं कि आप कोई भी स्टूडेंट हो सकता है सेकेंड ईयर का हो तो वो भी प्रथम वर्ष के बारे में भी बता सकता है थोड़ा सा एक पैरा में, फिर सेकंड वर्ष के बारे में बता सकता है, उसके बाद थर्ड ईयर के बारे में उसने यहाँ से क्या सीखा, क्योंकि ये सारी डिस्कशन स्टडी सेंटर पे होती है, ठीक है, अध्ययन सेंटर पर। और इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके उद्देश्य से आप भली भांति परिचित भी हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका लक्ष्य जो होता है भारत में समाज कल्याण क्षेत्र से आपको पूरी तरह से परिचित कराना होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होती है जिस एनजीओ में आप काम कर रहे हैं, ये आपका इसका क्या कहने का मतलब होता है, ये 5 डेज़ का होता है, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें कल्याण सेवाएं समाज के कम भाग्यशाली सदस्यों के प्रति चिंता के अभिव्यक्ति के रूप में बयान की जाती है, ठीक है। गरीब बच्चों और महिलाओं को जो घर होता है उसका उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि वे जो है सम्मान और सुरक्षित रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिव्यांगों के लिए सीखने में जो भी सहायक सामग्री होती है तथा व्यावसायिक सहायक सामग्री का मतलब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल से समझना, और जो भी वो होते हैं कृत्रिम उपकरण होते हैं
वो भी यह इसमें आ जाता है सहायक सामग्री में। और व्यावसायिक पाठ्यक्रम कराए जाते हैं इसमें, ताकि वे भविष्य में स्वतंत्र और उत्पादक जीवन भी जी सके और साथ ही साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। एक पॉइंट और भी आती है कि आवारा बच्चों के लिए रात्रि आवास उपलब्ध भी कराया जाता है, जिससे वे गाली देने वाले और पुलिस से भय के बिना रह सकें। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप प्रतिस्थापन थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। प्रतिस्थापन में क्या चीज़ें मेंशन की जाती है, ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कुछ चीज़ें मुवक्किल एजेंसी संबंधित कर सकते हैं आप। कार्य का आवंटन के बारे में लिख सकते हैं, दल कार्य के बारे में लिख सकते हैं। ओवरऑल आप अगर मैं कहूँ तो आप इस पॉइंट को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप अगर आप आगमन बैठक में अनुकूलन दौरा के बारे में आपने लिख दिया, थोड़ा सा समवर्ती दौरा के बारे में लिख दिया, आपने 30 डेज़ किया है कि 25 डेज़ के लिए बताया गया है, इसके बारे में लिख सकते हैं। केस कार्य सत्र के बारे में लिख सकते हैं। केस वर्क होता है क्या है, बेसिकली जो केस वर्क होता है वो एक व्यक्ति पर किया जाता है। ठीक है, फिर समूह सत्र के बारे में लिख सकते हैं, व्यक्तिगत समूह, ये सारे को एक हेडिंग में डाल के यहाँ तक 8 तक। ठीक है, आप गतिविधि 3 से लेकर गतिविधि 8 तक आप हेडिंग बनाकर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया कि आप संगठन का नाम के बारे में बताया गया, संगठन के पता क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, संस्थान के क्या उद्देश्य होते हैं, संगठन के हिस्ट्री क्या होता है। संगठन का मतलब होता है NGO। ठीक है, यहाँ ये चीज़ समझना आप। और संस्था, तो NGO का इतिहास का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है कि NGO जो है वो कब से चल रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री का पता करना, उसकी गतिविधियों की जो संख्या रही वो कितना रही, वृद्धों में कितना गिरावट आई, युवाओं में कितना गिरावट आई, कितनी वृद्धि हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई, इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। समय के साथ साथ स्टाफ की जो संख्या में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है आजकल, उस ब्यौरे को भी आप लिख सकते हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि प्रदान की जा रही जो सेवाएं हैं, पीछे उपकरण, उन सभी उपकरणों के बारे में आप आसानी से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गतिविधि नंबर हमारा आता है 3। अगर जिन भी स्टूडेंट को अभी चीज़ ये समझ में नहीं, देखिए इसकी जो है PDF आप लोगों को मिल जाएगी। PDF मिलने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं आपको PDF इसका बना के दूंगा, सिर्फ हेडिंग का। इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन होगा वो आपको लिखना होगा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे से PDF मांगते हैं, तो मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि टू द कॉपी उसको कर लेते हैं, तो उसको सीधा सीधा अपने फील्ड वर्क पे वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें दिक्कतें बहुत सारी आती हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो मैं आपको उस तरीके का लिखा हुआ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ हेडिंगें लिखा हुआ दे सकता हूँ आप लोगों को। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, गतिविधि नंबर 3 पे अगर मैं कहूँ अनुकूलन दौरा, तो याद रखना अनुकूलन दौरा में क्या क्या चीज़ें आपको लिखा जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। संस्था का नाम लिखा जाएगा, पता लिखा जाएगा। संस्था का नाम का कहने का मतलब है आप किसी भी एक NGO का नाम ले लो, उस NGO का नाम लिखना है आपको, फिर जो NGO है वो किस जगह पर है, उस NGO के वहाँ पे उसका एड्रेस पूरा लिखो और विथ फ़ोन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर बात किया जाए उद्देश्य कथन क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि प्रिंसिपल लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, उद्देश्य कथन आता है और एक संस्थानिक उद्देश्य आता है। तो स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उद्देश्य कथन से फिर उसके बाद ऑब्लिक करके यहाँ पे देखो प्रिंसिपल्स लिखा है, तो यानी उसके उद्देश्य के साथ साथ उसके प्रिंसिपल्स को मेंशन करना है। ये नहीं यहाँ लिखा कि यदि हो सिद्धांत। देखो सभी के हर एक NGO के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आज के समय में किसी भी NGO में जाओगे तो सबसे पहले कहते हैं कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, तो यानी आप समझ सकते हो कि प्रिंसिपल्स ज़रूर होंगे वहाँ पे। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद संस्थान के उद्देश्य होंगे, किस क्षेत्र में काम कर रहा है, मैंने अभी भी बताया उन क्षेत्रों में आप वहाँ चीज़ों को सर्च करना है। जैसे मैंने बताया बाल विकास के क्षेत्र में है, युवा के क्षेत्र में, वृद्धा के क्षेत्र में है, फिर कुछ कानून के क्षेत्र में है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप लोग सर्च करना कि किस क्षेत्र में वो कार्य कर रही है। जैसे मैंने स्टार्टेड में ही बता दिया था आप लोगों को समाज कार्य के क्षेत्र के बारे में, तो वहाँ से क्वेश्चन पुट अप करना। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन करना।
नेक्स्ट आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में लिख सकते हैं। मंडल सदस्य यानी मंडल के सदस्य यानी उस एनजीओ में। अच्छा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उस एनजीओ का डायरेक्टर कौन है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो इस एनजीओ की नींव रखी है उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नींव जिसने रखी है। तो ये चीज़ें आपको ये नोट कर लेना। नेक्स्ट आप करना मंडल के सदस्य। मंडल के सदस्य कहने का मतलब ये है मेरा कि उस एनजीओ में अगर देखो ट्रस्ट है, एक दो तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। एक ट्रस्ट होता है और एक अनुदान सोसाइटी होती है, यानी एक सोसाइटी होती है, ठीक है। तो अगर ट्रस्ट है तो कितने मेंबर हैं उसमें, ट्रस्टी में मेंबर होते हैं सारे, ठीक है। तो आप अगर ट्रस्ट के अगर अकॉर्डिंग होगा तो भी मेंबर होंगे, और अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी रजिस्टर्ड होगा तो भी मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन करना, उसमें कितने बंदे हैं जो हेड के साथ साथ उसके सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य के प्रकार। तो मैंने शुरू में बता दिया आप लोगों को, जो उद्देश्य होंगे उसी से मिलता जुलता रिलेट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य ये लिखेंगे कि मुझे विकलांग बच्चों को एकदम आत्मनिर्भर बना देना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ देना है, ये हमारा हो जाता है उद्देश्य, ठीक है। कार्य ये हो गया कि ये विकलांग बच्चों के क्षेत्रों में कार्य करता है, यानी दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में ये वर्क करता है। लाभार्थियों की संख्या या प्रकृति के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जो मतलब इसका बेनिफिट ले चुके हैं, 20+ हैं या 50 हैं, जो भी होंगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसकी प्रकृति यानी नेचर क्या चीज़ है, किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, कार्य का भौगोलिक क्षेत्र, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र में मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें लिखा था कि राष्ट्रीय स्तर पर MSW के बारे में बता रखा था उन्होंने। तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे लगा कि गलत चीज़ें हैं। देखिए, उन्होंने अपनी समझ से 100% सही दिया है, हो सकता है उनका कुछ और मत रहा होगा, मैं उनकी थ्योरी को गलत नहीं साबित कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप गूगल भी करके देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र का क्या अर्थ होता है, तो नेशनल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उसका भौगोलिक क्षेत्र वो है किस जगह पे। लाइक अगर मैं मान लीजिए एक दिल्ली में एक एनजीओ है न्यू दिल्ली में, ठीक है, और न्यू दिल्ली का आपने पूरा एड्रेस लिख दिया, तो प्रॉपर न्यू दिल्ली के जैसे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ये एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया पूरा डिस्ट्रिक्ट का। जैसे मैंने बात करी नॉर्थ वेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली के, दिल्ली में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 11 डिस्ट्रिक्ट में से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया, नॉर्थ वेस्ट को। तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिव्यांग बच्चों के किस क्षेत्र में, आप पहले तो नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट के बाद वो क्षेत्र लिखेंगे किस एरिया में है, उसका भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसका भौगोलिक क्षेत्र के बाद तो वो राष्ट्रीय स्तर का मतलब हो जाता है कि नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे काम करने के साथ साथ तो वो वर्क हो गया ना आपका। ये आपका कार्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो मेरे कहने का मतलब है जो भौगोलिक क्षेत्र है नेशनल लेवल का, वो आपका इस क्षेत्र में नहीं आ सकता राष्ट्रीय स्तर पर। आप गूगल करके देखना भौगोलिक क्षेत्र कार्य का क्या हो सकता है, तो वो आएगा आपका यहाँ पर जिस एरिया में काम कर रहा है, यानी आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और उस प्रॉपर उस एरिया का नाम लिख सकते हो, ठीक है, किस एरिया में आ रहा है। तो उस क्षेत्र में, क्योंकि देखो आज के समय में अगर आप कोई भी एनजीओ ले लोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जो उसी क्षेत्र में कई कई एनजीओ उसी टाइप से चलाई जा रही है। तो इसलिए उसे कहना इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये किस लेवल पर है, किस स्तर पर है, ठीक है। हम जब बात करेंगे उसके ओवरऑल देखेंगे उसका क्षेत्र, कहने का मतलब, तो हम वहाँ पे लगाते हैं कि ये नेशनल लेवल पर काम करती है। अब नेशनल लेवल का काम करने का मतलब ये हो गया कि वो संस्थान का उद्देश्य पर आ गया। ये संस्थान का उद्देश्य है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। ये हमने वो चीज़ नहीं बताया ना, हमने तो वो चीज़ कहा कि कार्य का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो हमें भौगोलिक क्षेत्र से रिलेट करना, उससे ये चीज़ों को मेंशन करना, ठीक है। नेक्स्ट आपको अभिकरण पंजीकृत, यहाँ अभिकरण का मतलब है एनजीओ से पंजीकरण है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर यस है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा। संगठनात्मक संरचना क्या चीज़ होती है, देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। कहने का मतलब ये है मेरा कि एक अभिकरण किसी बड़े संगठन की एक शाखा होती है, और उस बड़े संगठन में इसका जो स्थान होता है उसको दर्शाया जाता है,
ठीक है। दर्शाने का मतलब यहाँ पे ये स्टाफ के सदस्यों की संख्या एवं स्टाफ की प्रकृति के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो आपको जब आप ओपन करोगे BSW की बुक में तो आपको ये प्रोफार्मा मिलेगा, तो उस दरमियान आपको एक टेबल बना मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। इस पे आपको लेवल लिखा मिलेगा यानी स्तर, और यहाँ पे आपको नंबर यानी संख्या, और ये मिलेगा आपकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, और यहाँ मिलेगा आपको डिजिग्नेशन यानी आपका पद। तो अब आपके जो स्तर होंगे आप बुक में देख लेना, ठीक है। तो आपको मिल सकता है व्यावसायिक स्टाफ मिलेगा, सहायक स्टाफ मिलेगा, स्वयंसेवी मिलेंगे और योग मिलेगा, और भी एक्स्ट्रा कर सकते हो आप, अन्य में नीचे भी डाल सकते हो। यहाँ पे उसकी संख्या कितने लोग हैं, उसके बाद इसने क्या क्या क्वालिफिकेशन लिया है और किस पद पर वो हैं, तो ये चीज़ें आप लोग वहाँ पे डाल सकते। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो आपके पास तो है ये बुक, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि संगठन के इतिहास के बारे में आप क्या यहाँ पे मेंशन चीज़ करेंगे, तो संगठन के इतिहास जो है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने अभी अभी आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा किया था कि संगठन के इतिहास में छात्र से ये अपेक्षा की जाती है कि संगठन का जो अवतरण काल है यानी जो करने की एक्टिविटीज़ है वो संक्षेप में उस इतिहास का पता लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो संगठन का इतिहास होगा यानी NGO का जो इतिहास होगा, उस इतिहास को आप ये नहीं कि पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखो, ठीक है। तो आपको देखो एक चीज़ तो मैं ये बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी मैं एक लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा आप लोगों को कि नंबर गेन कैसे करने हैं इस फील्ड वर्क की बुक में, ठीक है। कन्फ्यूज़न कहाँ स्टूडेंटों को होती है वो चीज़ें आप ध्यान से देखना, तभी इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ पाओगे आप। अंत में ज़रूर बताऊंगा मैं उस चीज़ को, ठीक है। मैं मेंशन भी करूंगा कि बुक किस तरीके से नहीं लिखनी है, वो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा था संगठन के इतिहास के बारे में, और आपको इतिहास जो भी लिखना होगा वो संक्षेप में लिखना होगा, ठीक है। उसमें आप डाल सकते हैं कि कितनी, जैसे आपने ओवरऑल अभी पीछे आपने लिखा कि लाभार्थियों की संख्या कितनी हुई थी, लाभार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हो रही है, और स्टाफ में जो भी परिवर्तन चल रहा है उस परिवर्तन के बारे में लिख सकते हो, और उसमें जो भी बीते हुए समय में जो भी चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या अध्ययन कर रहे हैं, उन परिवर्तनों के बारे में आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वित्त पोषण की स्रोत, वित्त पोषण की स्रोत क्या चीज़ है दोस्तों, तो ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वित्त पोषण के जो स्रोत हैं, तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि कोई जो विशेषकर विदेशी NGOs वगैरह होती हैं, उन विदेशी NGOs में उनको फंड आता है, ठीक है। तो उन फंडों से रिलेटेड इसमें आप लोगों को लिखना है, और इसमें बहुत ही संवेदनशील विषय ये है, इसको लिखने के लिए आपको बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं बताता है, और उसी लिए आपको अनुमान लगा के पूछ के या किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसकी भी जैसे तरीके होते हैं, जैसे आपने विदेशी जो भी स्रोत लिया वो भारतीय स्रोत यानी इंडियन, आपको इंडिया भारत के लोग हैं जो उसको फंड कर रहे हैं कि विदेश से आ रहा फंड, अगर विदेश से आ रहा होगा तो वो इंटरनेशनल NGOs होगी, और नहीं एक NGOs भी होती है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों NGOs होती हैं, और इंटरनेशनल भी संगठन होता है इसमें, और एक निजी संस्थान भी होते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसमें NGOs भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही आए, तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन किया जा सकता है। अगर देसी स्रोत के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर मोस्टली सरकारी, केंद्रीय और राज्य सरकार की पंचायतें वगैरह भी इसमें आती हैं। इसमें मैं इसको नोट डाउन कर लो, आप लोग लिखते भी रहना साथ ही साथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट और डाल सकते हो उसमें, गैर सरकारी स्रोत यानी निजी संस्थानगत। गैर सरकारी स्रोत का ही मतलब होता है कि निजी जो संस्थान चलाई जा रही है और जो व्यक्तिगत रूप से चलाई जा रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो उसको फंड करते हैं उस NGO को, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आधारभूत ढांचा की सुविधाओं के बारे में, तो ये बहुत सारे सब कुछ इजी है, इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें भवन, परिवहन, संचार, इंटरनेट वगैरह इसमें लिख सकते हो हेडिंग डाल के, ठीक है। उसमें मतलब 5 कमरे हैं, 2 शौचालय हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने आवास गृह हैं, इसमें कितने स्नान गृह हैं, कितने डांस गृह घर हैं, रूम है उसके बनाए हुए, कितने, अगर मान लो डिसेबल के फील्ड में जाओगे तो आपको बहुत सारी थेरेपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल और OT, PT, ST, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, काउंसलिंग, योग, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभिकरण के सक्षम में होगा, ये सारे भविष्य की योजनाएं होंगी, मान्यता होगी, समृद्धता होगी, अन्य कोई सूचना अगर होगी तो आप भी आज इसके नीचे मेंशन कर सकते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया होगी आज के दौरे में, वो लास्ट में आप लिख सकते हो कि अधिगम क्या चीज़, हमने क्या क्या लर्न किया,
वो उस तरीके बना सकते हो। अधिगम लाइक जैसे कि मैंने आज बच्चों के ये भी सिखाया कि अगर बच्चों के साथ सही तरीके से सकारात्मक तरीके से अगर काम किया जाए तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। हमें क्या ज्ञान मिला, क्या अनुभव मिला, क्या प्रदर्शन हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आपका शिक्षण पर दल क्या कैसे रहा, सदस्य कैसे अनुभव रहा, लोग आपको किस तरीके से कोऑपरेट करें, आपको कैसा कैसा फील हुआ स्टाफ के साथ, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया, इन सारी चीज़ों को आप लोग लिख सकते हो अधिगम में। भविष्य की योजना भी बना सकते हो कि नेक्स्ट डे में आपने कौन सी योजना बनाई। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई आप लोगों को, समवर्ती दौरा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये गतिविधि 4 है समवर्ती दौरा क्षेत्र का। अच्छा, मैंने अभी जो बताया है अनुकूलन दौरा, वो आपको 5 करने हैं। आपको 5 एनजीओ में जाने हैं और 5 एनजीओ में से आपको एक एनजीओ को चूज करना है जो सबसे बेस्ट आपको लगे, और उसके बाद आप अपने स्टडी सेंटर पे बताएंगे, और देन आपके अपने स्टडी सेंटर वाले आपको एक लेटर देंगे। वो लेटर आपको उस एनजीओ में ले जाना है। इस एनजीओ वाले से कहना है कि आपको मुझे यहाँ पर 30 दिन या 24 या 25 डेज़ आपको वर्क करना है, काम करना है। तो वो अगर आपको एफर्ट करते हैं तो आप उस एनजीओ को अपना लेटर देकर वहाँ पर 25 डेज़ का कार्य करना है, और फिर उनसे आपको एक लेटर लेना है, एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, सॉरी, हाँ, जब आप करोगे 25 डेज़ तो लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं करूँ गतिविधि नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, ध्यान देना कि ये तो दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर में आपने 25 डेज़ किया होगा, मैं सेकेंड ईयर पे चर्चा कर रहा हूँ, तो ध्यान देना इस चीज़ पर। तो इसमें सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे, फिर गतिविधि का नाम, कार्यस्थल। अच्छा, मैं बताता चलूँ आपको, दिनांक जिस दिन आप करेंगे, दिन उस दिन का लिखेंगे, और उस पर गतिविधि का नाम वो गोल लेंगे आप। यहाँ पे आपने मान लो किसी बस का पास बनवाया है, किसी गरीब की मदद की है, किसी भी फील्ड में, देखो फील्ड में मतलब एक क्षेत्र होगा, या उसका पेंशन बनवाया है, या किसी स्पेशल बच्चे को आपने एजुकेशन दी है, तो वह क्या गोल था, उस गतिविधि का नाम होगा। कार्यस्थल का नाम होगा, आप कौन सी जगह पर किए हो, जहाँ जिस एनजीओ पे गए थे उसका एड्रेस। अगर आप एनजीओ पे कर रहे हो तो एनजीओ, या तो आप बाहर कर रहे हो तो आप उस बाहर का नाम लिखोगे। पर्यवेक्षक का नाम होगा यहाँ पे, पर्यवेक्षक वो यानी सुपरवाइज़र कौन है, आपकी जो बुक चेक करेंगे उस सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अब आता है कार्यदल। बेसिकली इसको हम पॉइंट अगर में लिखेंगे तभी बेटर होगा, क्योंकि बुक का जो चीज़ लिखी हुई है वो हमें समझ में नहीं आती। इस पे भी आप लोगों को अच्छे नंबर मिल सकते हैं, और मिलेंगे, और अच्छे नंबर मिलेंगे। आप लोग बस इन चीज़ों को ध्यान से लिखना है आप लोगों को। ठीक है, कार्यदल ये होगा कि आप किस तरीके से आप उस बच्चे को इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, उसका पेंशन बनवा रहे हो, इन सारी चीज़ों को आपको कार्यदल में मेंशन करना है। 1 पैरा में लिख सकते हो, 2 पैरा में लिख सकते हो, 3 पैरा में लिख सकते हो। यही जो कार्यदल होगा यही आपका सबसे ज़्यादा पैराग्राफ में होगा। फिर समाज कार्य तकनीकी का प्रयोग करोगे कि कौन कौन सी समाज कार्य तकनीकी का आपने यूज़ किया है। ठीक है, प्रयोग किया है, व्यक्तिगत समाज कार्य तकनीकी, समूह की, समुदाय, कौन सी तकनीकी का यूज़ किया है आप उसका लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप अवलोकन लिखोगे, आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया उस समय जिस समय आप एजुकेशन दे रहे थे उस बच्चे को। अधिगम आपने क्या सीखा, भविष्य की योजना। भविष्य की योजना का मतलब ये होगा कि आप कल क्या पढ़ाओगे, प्लान बना के पढ़ाना पड़ता है सबको, या टीच कराना पड़ता है, या तो कोई भी गतिविधि करोगे तो ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। इतनी ही चीज़ में आपका जो सेकेंड ईयर का पेज है वो भर जाएगा। आपको बस यही पैराग्राफ लिखना है, बाकी आपको कोई चीज़ें मेंशन नहीं करनी है अलग से। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए आप मेरे से फिर पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया कम्युनिटी वर्क के बारे में, तो ये नहीं पढ़ना है आपको। आगे चलते हैं, समाज कार्य शोध के बारे में भी नहीं पढ़ना है आपको, सेकेंड ईयर की बुक पढ़ रहा हूँ मैं। अब आ गया केस वर्क सत्र। दोस्तों, केस वर्क सेशन में आपको क्या लिखना है याद रखना, ध्यान से आप लोग इस बात को सुनना मेरे। पहली चीज़ तो ये, आप इंडेक्स मीटिंग में भी इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। देखिए, सामुदायिक संगठन के साथ अगर समाज कार्य की व्यक्तिगत कार्य और समूह कार्य 2 प्रमुख प्रणाली है, इसका प्रयोग सभी वातावरण और परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय संगठन और समाज कार्य अनुसंधान जैसी दूसरी पद्धति या प्रणाली का प्रयोग करता है।
तो उसे व्यक्तिगत कार्य और समूह कार्य को सीखे हुए ज्ञान की क्षमता का प्रयोग प्रभावशाली परिणाम पाने के लिए ही करना चाहिए। तभी हम ज़्यादा, देखो हम जब कभी किसी एक्टिविटी को एक ग्रुप में करें या केस में एक अलग से एक बच्चे पर कार्य करें तो जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है ना। तो वो चीज़ आप ये समझ लो कि ये केस वर्क और ग्रुप वर्क इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अच्छे तरीके से कार्य को करना होगा, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे प्रथम से इसको आपको सिर्फ 5 सेशन भरना है, 5 सेशन। पहले में अगर आपने लिखा अध्ययन किया, पहला पॉइंट आप डाल लो, पहले सत्र में क्या क्या हेडिंग डालोगे। व्यक्तिगत कार्य की प्रक्रिया में जो सत्र चलेगा तो पहले सत्र का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सत्र नंबर 1 में, सेशन नंबर 1 में आप सबसे पहले आप अध्ययन लिखोगे। अध्ययन हेडिंग डाल लिया आपने अध्ययन, तो अध्ययन में क्या क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट उसको नोट डाउन कर लो, वही सारी चीज़ पूछना आप लोग, ठीक है। जैसे देखो ये क्या होता है इसमें कि सेवार्थी और व्यक्तिगत कार्यकर्ता, अच्छा कभी अपना नाम मेंशन मत करना, ठीक है। मैं या तो मेरा नाम जो भी चीज़ है वो मेंशन, वो उसकी जगह आप व्यक्तिगत कार्यकर्ता यूज करोगे व्यक्तिगत कार्य में, और ग्रुप में आप नोट करना सामूहिक कार्यकर्ता, और समाज कार्य जब समवर्ती द्वारा लिखोगे तो सामाजिक कार्यकर्ता का प्रयोग करना, और समुदाय का जब करोगे तो सामुदायिक कार्यकर्ता के बारे में इस तरीके से आप यूज करना। ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखने पर ही नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वही लिख सकते हैं जो अच्छे से डीपली उन्होंने किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे क्या होगा कि स्वयं के प्रयास में सेवार्थी को लगता है कि उसके पास की कोई समस्या अगर है तो वो बहुत ही दुखद या नहीं हल कर सकता है। ऐसी कोई समस्या है जो बहुत ही दुखद है बट उसको हल नहीं कर सकता, इसीलिए वह व्यक्ति कार्यकर्ता को या उस संस्था से जहां वह काम करता है तो उसके संपर्क में आता है कि नहीं आता है, ऐसी चीज़ों को मेंशन करना। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट में बनाना कि वह अपने निकट व्यक्तियों के द्वारा पहल कर रहा है और समझने या समझाने पर उस व्यक्तियों को नज़दीकी या उसके लोग, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, पड़ोसी, मित्र इत्यादि जो भी चीज़ें आ रही हैं क्या उनके साथ ये कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और शैक्षिक संस्थान में अगर वो है तो सुधार संस्थानों के स्वास्थ्य देखभाल जो भी संस्थाएं होती हैं उसके द्वारा भेजे जाने पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, इस तरीके के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और फिर ये वकील से मिल रहा है कि चिकित्सक से मिल रहा है कि शिक्षक द्वारा भेजा जा रहा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मेंशन करना है, पूरी उसकी स्टडी लेनी है। अब आपको समझ में अगर दोस्तों आ गया है तो एक बार लाइक कर देना, और हाँ अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मुझे तुरंत उसमें कमेंट करके बता देना। अब केस अध्ययन तो आपने करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे नोट डाउन करते रहिए। नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सारा एक बच्चे का एड्रेस, एजुकेशन, ठीक है, मतलब शिक्षा, व्यवसाय, ठीक है, उसका क्या व्यवसाय है, पिता का नाम, आयु, ठीक है, उसके बाद उनका व्यवसाय, माता का नाम, ठीक है, माता का नाम, फिर आयु, फिर व्यवसाय, ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशन में आ जाओ आप। एजुकेशन में क्या इसका चीज़ रहा, किस तरीके से एजुकेशन हिस्ट्री, ठीक है, कोऑपरेट करता है पीयर ग्रुप के साथ, समूह के साथ खेलता है, क्या अकेले खेलता है, अकेले रहना पसंद करता है, किस तरीके से, इस चीज़ों को मेंशन करना। फिर उसके बाद आप आ जाइए थोड़ा सा प्रीनेटल यानी गर्भ से पूर्व क्या स्थिति रही उस व्यक्ति की, उसकी मदर से मिलेगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपको मिलेगा प्रसव के समय, और उसके बाद आपको मिलेगा प्रसव के बाद, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। केस हिस्ट्री, हाँ केस इसको बोला जाता है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री के होने के बाद अब दोस्तों सत्र का उद्देश्य स्टार्ट हो गया हमारे। सेवार्थी का नाम पता हमने लिख लिया, उम्र लिख लिया, जाति लिख लिया, धर्म लिख लिया, उसका एड्रेस लिख लिया, व्यवसाय में लिख लिया, सामाजिक में भी लिख लिया, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि भी लिख लिया, संबंध भी लिख लिया, पिता का किससे संबंध है, पिता के साथ क्या संबंध है, माता के साथ क्या संबंध है, बच्चों के साथ क्या संबंध है, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, कजिन, माता पिता के साथ संबंध, बच्चों के साथ, ये सारी चीज़ें आपने इसमें अध्ययन में ले रहे हो, ठीक है। केस हिस्ट्री ही सिर्फ ले सकते हो इस सत्र में, कुछ ज़्यादा आप इसमें मेंशन नहीं कर पाओगे। पहले सत्र की बता रहा हूँ, केस हिस्ट्री बहुत बड़ी है,
मैंने सारी चीज़ें आपको बताया है, आप लोग देख लेना, बुक से मिल जाएगा। कोई दिक्कत आएगी कमेंट करना, मैं बताऊंगा उसमें भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो दूसरा सत्र आ गया आपका। 5 सत्र करने, बस 5 से ज़्यादा नहीं करना कुछ। दूसरे में आप लिखोगे जो भी आप उपरोक्त जानकारी आपने लिया है, सूचीबद्ध लिया है, जो भी चीज़ें आपने प्रश्नों को किया है, खोजा है, उत्तर जो आपको मिले हैं प्रश्नों के, सेवार्थी की समस्याओं और कारणों का जानकारी भी मिल गई है आपको। अब क्या समस्या है, उसका कारण क्या है, ये भी मिल जाएगा, क्योंकि कारण कहीं से भी मिल सकते हैं, फैमिली से भी मिल सकती है, परिवार से, मतलब बहुत सारे हैं। मैंने सारी चीज़ बता दिया आपको प्रथम सत्र में। द्वितीय सत्र में आपको क्या करना है, इसके कारणों को जैसे ही सब कुछ पता चल जाता है आपको, तो वहाँ पे आपको पहले उसके साथ एक संबंध बनाना होगा। संबंध बनाने का मतलब मेरा ये है कि एक अच्छा व्यवहार, एक सेवार्थी के साथ एक अच्छा संबंध बना लिया अगर आप हैं उसके साथ, आपने अच्छा कोऑपरेट, तभी वो आपको कोऑपरेट करेगा, यानी तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। आपको जो चीज़ आप पूछना चाहते हो सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही मिलेगा। अगर आपको लगेगा कोई विश्वसनीय है, बहुत सारे आपको क्लाइंट पूरा सही सही फैक्ट नहीं बताएंगे, आप पूछोगे तो वो आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसी चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान से ऐसी प्रतिक्रियाओं को करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी चीज़ें सच लगे, आपको सत्य लगे, आपको इस पैराग्राफ को सिर्फ डेट डाल के, डेट, डे, ठीक है, सेवार्थी का नाम, दूसरे सत्र का बता रहा हूँ, सेवार्थी की एज, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप, सेवार्थी के साथ गतिविधि। अब गतिविधि क्या कर रहे हो वो आपको 4 पैराग्राफ में, 4-5 पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद आपका लास्ट में हो जाएगा अवलोकन, और अवलोकन के बाद आपका ये हो जाएगा फिनिश, दूसरा सत्र। ये आप वर्क कर रहे हो, कार्य कर रहे हो एक बच्चे के साथ, पड़ोसी, फैमिली, जो भी चीज़ें होगा, ठीक है। सत्र नंबर 3 में आप आ जाओगे। सत्र नंबर 3 में आप फिर वही नाम, डेट, ठीक है, सॉरी, पहले डेट, डे, सेवार्थी का नाम, आयु, उसके बाद आपका हो जाएगा कार्यस्थल का नाम, फिर उसके बाद गतिविधि का नाम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखते चलना साथ साथ। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे आप कार्य पर्यवेक्षक का भी नाम लिख सकते हो, यानी सुपरवाइजर का भी नाम लिख सकते हो। फिर आप वहाँ पे आप थोड़ा सा हेडिंग बना के लिखना शुरू करोगे। सेवार्थी के साथ अच्छे संबंध बना लेने चाहिए आप लोगों को, ताकि वह घर का दौरा जब आप करो, उसके केस वर्क करो, तो उस दरमियान आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो दे सके, ठीक है ना। ये चीज़ें मेंशन करना। देन आपको करना है अवलोकन, अवलोकन करना है। अब अवलोकन आपको कई पॉइंट में लिखना होगा, यानी कम से कम दो पैराग्राफ में तो लिखना होगा। ऑब्जर्वेशन, पड़ोसियों की विशेषताओं के साथ उनका लिखो कि कैसा संबंध रहा पड़ोसियों के साथ, और उसका व्यक्तिगत कैसा संबंध है, किस तरीके का। इस 2 पैराग्राफ में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है उसके निवास स्थान की विशेषताओं के साथ साथ उसके आसपास के भी वर्णन के बारे में वर्णन करना है, और ये चीज़ें होगी अवलोकन में। देन आपको लिखना है साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या चीज़ होती है, इंटरव्यू। साक्षात्कार लिखोगे, और साक्षात्कार लिखने के बाद आपको यहाँ पे हेडिंग डालकर, अच्छा मैं ये आपको तीसरे सत्र का बता रहा हूँ, इसमें आपको पिता, माता, बच्चे संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनके निवास में क्या कौन से भागीदारी हैं, पड़ोसी के जो सेवार्थी है वो उसके बारे में कितना जानता है, कार्य का स्थान क्या है, सहकर्मी है, उसके वरिष्ठ लोग कितने हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन लेना। वो कहाँ रहता है, झुग्गी में रहता है या कोई मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन लेना है उसको, समाज की मुख्य धारा में पूरा। उससे एक साक्षात्कार मतलब एक क्वेश्चन बना के लेके जाओगे आप, इंटरव्यू टाइप का, उससे पूछोगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे नाम एक साइड आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक निम्नलिखित सूची, क्या क्या सूची प्राप्त हुई, नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जितने सारे लोग हैं घर में, फिर यहाँ पे लिख सकते हो सेवार्थी से संबंध क्या क्या है, ठीक। फिर उम्र लिख सकते हो, फिर योग्यता लिख सकते हो, फिर व्यवसाय और आय लिख सकते हो, उनकी क्या क्या आय है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अगर आपको कुछ हेडिंग बनाना है इसके अंदर, तो हालांकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं।
नंबर आप देखो, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में 2-2 3-3 लाइन डाल सकते हैं। आप लिख सकते हो कि तुलनात्मक रूप से वह आसानी से हल होने के लिए समस्याओं में वो सहयोग कर रहा है। तुलनात्मक रूप से वह गंभीर व कष्टप्रद समस्याओं जैसे शराब या बुरी लत या मादक पदार्थ, उसका व्यसन या गंभीर निराशा आदि जो भी चीज़ें हो उसको, फिर गंभीर सामाजिक विकलांगताओं से उपज की समस्याएं जो होती हैं, तुलनात्मक रूप से जो लंबे समय में की जाने वाली समस्याएं होती हैं उनकी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। इन सारी चीज़ों का आप मेंशन वहाँ पे कर सकते हो। समस्याओं की जांच करना, उसकी विश्लेषण करना, कारण करना, उसके क्या कारण है लिखना, फिर संभाविता जो भी समाधान हो रहे हैं आप क्या क्या कर रहे हो उन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन करोगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा चतुर्थ सत्र और इसका नाम होता है खोज यानी शोध यानी रिसर्च। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस प्रक्रिया के जो होते हैं इसके कुछ कौशल होते हैं जो इस तरीके से होंगे, आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। आप परामर्श दे सकते हैं, सूचना प्रदान कर सकते हैं, स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक कर सकते हैं, फिर उसका वर्णनात्मक स्पष्टीकरण कर सकते हैं, फिर कारण देते हेतु स्पष्टीकरण कर सकते हैं, पुनः आश्वासन दे सकते हैं उसे। ठीक है, फिर उसे समझा बुझाकर उसे दिशा निर्देश भी प्रयोग कर सकते हैं, समर्थन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। आपका ये भी सत्र हो जाएगा फिनिश। अब सत्र नंबर 4 में आता है। आप उस केस वर्क के साथ आपकी किस तरीके से आपने जांच किया, काउंसलिंग किया, सहानुभूति या स्नेह यानी गर्मजोशी यानी यथार्थवादिता या प्रत्यक्षता रूप से किया, किस तरीके से आपने उसकी हेल्प की है। ये एक पंच जो सत्र है आपका 5वां सत्र, उसमें आपको जो भी कार्यनीति तैयार की जाती है उसका क्रियान्वयन किया जा सकता है इसमें। ठीक है, और इसी समय आपको परामर्श हेतु घटकों को, उसके जो भी फैक्ट हैं उसको समझ लेना है और उन्हीं को एक सूची तैयार करके उनको प्रदान करना है। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आ गया समूह कार्य सत्र। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ टाइम बाद मैं एक और वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आपको समूह कार्य सत्र की रिपोर्ट भी उसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।